हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी का जो टॉपिक है इसमें दो सेक्शन अपन डिस्कस करने वाले हैं, एक है 39, दूसरा है 40 और प्लस इसमें जो रूल आएगा उसका नाम होगा द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। तो अब जब भी कोई वर्ड आता है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा भाई इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो जो अलॉटमेंट वर्ड है वो कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। तो अलॉटमेंट वर्ड को एक कोर्ट केस ने डिसाइड किया है, उसका नाम क्या है, श्री गोपाल जलान एंड कंपनी वर्सेस कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। यहां पे अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपनी जब अपनी अनएप्रोप्रिएट कैपिटल को अप्रोप्रिएट करती है, और अप्रोप्रिएशन का काम कौन करता है, बीओडी, तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट का सीधा सीधा मतलब हो गया कंपनी की अनएप्रोप्रिएट कैपिटल को अप्रोप्रिएट करना। और ये अप्रोप्रिएट कौन करेगा, बीओडी करेगा। और ये अप्रोप्रिएशन किसके फेवर में करेंगे, उस पर्सन के फेवर में करेंगे जिसने कंपनी को एप्लीकेशन दिया है, तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अभी जो अलॉटमेंट है इसकी तीन स्टेजेस है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी कंपनी जब पब्लिक ऑफर में जाती है तो कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया इसको बोलते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। अब ये जो पब्लिक ने, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, इसके बाद जो पब्लिक है या जो इन्वेस्टर बोल सकते हैं वो कंपनी को शेयर परचेस करने के लिए एप्लीकेशन देंगे। तो जो पब्लिक एप्लीकेशन देती है इसको बोलते हैं ऑफर। और इसके बाद अगर कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया तो कंपनी मतलब बीओडी अलॉटमेंट कर दिया, मतलब क्या हुआ, कंपनी ने उनके उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो यही लिखा है कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसके बीच में हुआ सर, तो आंसर है कंपनी और मेंबर के बीच में क्या हो गया, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसका मतलब क्या हुआ, अब कंपनी भी नहीं मुकर सकती, मेंबर भी नहीं मुकर पाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे से बाध्य हो गए। अब इसके नीचे में एक नोट है, कई बार कंपनी क्या करती है, किसी के शेयर को फोरफिट करके उसको रीइश्यू करती है। तो अगर फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी रीइश्यू करती है तो इसको अलॉटमेंट नहीं माना जाता, बल्कि इसको बोलते हैं सेल। इसको सेल की तरह माना जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस आगे आएगा जब हम बात करेंगे। चलिए, ये जनरल बातें हो गई। अब हम बात करने वाले लीगल कि 39 और 40 दो सेक्शन जो अलॉटमेंट के ऊपर बनाए गए, इसका मतलब क्या है। तो यहां पे आप जब आप लॉ देखेंगे ना तो ये किसके बारे में, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। और जब सिक्योरिटी वर्ड आता है इसका मतलब क्या हुआ, चाहे कंपनी शेयर्स या डिबेंचर, किसी का भी अलॉटमेंट करोगे तो आपको 39 40 के लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब 39 का लॉ क्या है, पहले हम उसको कवर करते हैं। सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर अलॉटमेंट करना चाहती है पब्लिक को, मतलब क्लियर बात है कि ये जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं 39 का या 40 का, वो केवल कब एप्लीकेबल होगा, अगर कंपनी पब्लिक ऑफर में जाती है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट में अलॉटमेंट करती है तो उस केस में 39 40 का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट का अलग ही लॉ बनाया गया सेक्शन नंबर 42 में, जो मैंने प्रोस्पेक्टस की वीडियो में आपको रिवाइज कराया है। तो यहां पे बात करिए कि कोई भी कंपनी अगर पब्लिक को अलॉटमेंट करना चाहती है तो उस केस में दो कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। वो दो कंडीशन क्या है, मतलब दोनों कंडीशन अगर कंप्लाई होगा तभी आप अलॉटमेंट कर पाओगे। सबसे पहली कंडीशन है, जो आपने प्रोस्पेक्टस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट बताई है वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अभी एक सवाल है कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, कंपनीज एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसके बारे में बात लिखी है सेबी में। और सेबी बोलता है सर 90% ऑफ इशू साइज, मतलब आपका पब्लिक ऑफर, आपका जो इशू साइज है वो जितने शेयर का है उसका कम से कम 90% अगर सब्सक्रिप्शन आएगा तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। तो सीधी सी बात हो गई, अगर कंपनी 10 लाख शेयर इशू करना चाहती है, एप्लीकेशन 8 लाख के आए, तो इसका मतलब क्या, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाया तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब 90% आपके शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और दूसरा, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी कंपनी मंगवाती है, तो जो एप्लीकेशन मनी है वो इन्वेस्टर ने चेक या अदर इंस्ट्रूमेंट से पे कर दिया हो। मतलब दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तभी कंपनी अलॉटमेंट कर पाएगी। पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, और दूसरा एप्लीकेशन मनी मिल जाना चाहिए। इससे मिलना चाहिए, कैश नहीं, चेक से या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट से। नेक्स्ट अगला पॉइंट बनाया गया है एप्लीकेशन मनी के बारे में। ये जो बात करें ना कि एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए, तो इसके बारे में लॉ क्या है 39 में, एप्लीकेशन मनी कितना मिलना चाहिए। तो यहां पे लॉ में लिखा है कि कंपनी जो एप्लीकेशन मनी लिखती है वो जो कंपनी के शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है उसका मिनिमम 5% होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी का एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है, और मान लेते कंपनी ने इशू प्राइस रखा है 150 का, 150 में मतलब 50 रुपए प्रीमियम पर बेच रही है, तो जो एप्लीकेशन मनी, वो कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट में लिखा है नॉमिनल वैल्यू का 5%, मतलब 100 रुपए का 5% मतलब कितना हो गया, 5 रुपए। तो आपका जो एप्लीकेशन मनी कंपनी मंगवाती है वो 5 रुपए या उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम का नहीं हो सकता। लेकिन साथ में और क्या लिखा है,
5% या अदर परसेंट और अमाउंट एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। मतलब ये कंपनीज एक्ट का क्या बोल दिया भाई, हमने तो 5% बोला है, लेकिन अगर सेबी ने कोई दूसरा परसेंट बता दिया है या कोई दूसरा अमाउंट बता दिया है तो उस केस में आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, हमारे 5% को मत देखना। अब एक सवाल उठता है क्या सेबी ने कुछ और बताया क्या, तो आंसर इज यस। सेबी के अनुसार जो आपका एप्लीकेशन मनी है ये होना चाहिए मिनिमम 25% ऑफ इशू प्राइस। कंपनीज एक्ट बोलता है मिनिमम 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, लेकिन सेबी क्या बोलता है इशू प्राइस का 25%। इसका मतलब क्या हुआ, सेबी के हिसाब से 150 का 25%, मतलब ये हो गया 37.5 रुपीज। इतना मिनिमम एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। अब एक सवाल है कि कंपनी क्या करे, कंपनीज एक्ट को फॉलो करे या सेबी को फॉलो करे। आंसर है सेबी को फॉलो करना पड़ेगा। इसका सिंपल रीजन क्या हो गया, क्योंकि एक्ट में तो क्या बोल दिया, नॉमिनल वैल्यू 5% या अदर परसेंट एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, मतलब सेबी को प्रिवेल करना पड़ेगा यहां पे। अगला पॉइंट देखिए, अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाया, एप्लीकेशन मनी नहीं मिल पाई, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एप्लीकेशन मनी अगर कंपनी को नहीं मिल पाया, कब तक नहीं मिल पाया, जिस दिन कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया वहां के 30 दिन के अंदर। मतलब कुल मिला के जिस दिन कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, अगर मान लेते हैं कंपनी ने 1 जनवरी को प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो वहां से 30 दिन काउंट कर लो, ये हो गया 31 जनवरी। अगर यहां तक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाया तो उस केस में कंपनी को या फिर अदर पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। मतलब अगेन यहां पे भी लॉ में करने क्या बोल दिया कि कंपनीज एक्ट ने तो 30 दिन बोल दिया, पर मान लीजिए सेबी ने कोई और दिन बता दिया, कोई और डेज बता दिया, 15 दिन बता दिया, 45 दिन बता दिया, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो उस केस में अगर नहीं मिल पाया मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, कब तक वापस करने पड़ेंगे, विद इन प्रिस्क्राइब टाइम एंड मैनर। और जब जब वर्ड लॉ में वर्ड आता है कि प्रिस्क्राइब, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ पावर दे रहा है कि आप रूल बना के प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसका रूल अपने सिलेबस में जिसके ऊपर हम बात करने वाले, तो अब ये सीधा आप यहां से यहां पे आ जाइए। चलिए रूल देखते हैं क्या लिखा है। अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, और ऊपर में हम पढ़ चुके हैं प्रिस्क्राइब टाइम क्या है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के 30 दिन के अंदर, तो उस केस में रीपे कब तक करना पड़ेगा। तो देखिए लॉ में क्या लिखा है, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। मतलब जिस दिन आपका इशू क्लोज हो रहा है उसके 15 दिन के अंदर पैसे वापस करो। इसका मतलब सिंपल है सर, मान लीजिए आपका जो ऑफर है ना वो 20 जनवरी को ओपन होकर 25 जनवरी को क्लोज हो रहा है, तो उस केस में लॉ क्या बोलता है, 25 जनवरी आपका ऑफर क्लोज हो रहा है ना, तो वहां से 15 दिन के अंदर आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर कंपनी ने पैसे वापस नहीं किए तो उस केस में जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे, मतलब सब मिलकर भी लायबल होंगे और इंडिविजुअल डायरेक्टर भी लायबल होगा। आपको ब्याज के साथ पेमेंट करना पड़ेगा, और ब्याज का रेट क्या होगा, 15% पर एनम। मतलब जितना तुम डिले करोगे 15 दिन के बाद, तो आपको ब्याज 15% पर एनम के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और आखिरी में एक बात लिखी है कि आप कंपनी जो पैसा वापस करेगी वो चेक से करेगी, आया भी चेक से था, जाएगा भी चेक से, और वो जो चेक होगा ना, जिस अकाउंट से सब्सक्राइबर ने चेक भेजा है उसी बैंक अकाउंट में कंपनी उसको चेक वापस करेगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। एक बार मैं वापस से बोलना चाहूंगा, चलो एक आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर इसको रिवाइज कर लेंगे। अगला पॉइंट है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। मतलब क्या हुआ, कंपनी जब अलॉटमेंट कर लेती है ना शोल्डर को, तो कंपनी 30 दिन के अंदर, जिस दिन अलॉटमेंट किया गया उसके 30 दिन के अंदर आरओसी के पास एक अलॉटमेंट का रिटर्न फाइल करती है। उसका फॉर्म नंबर होता है पास 3। तो पास 3 आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर, जिसमें अलॉटमेंट की पूरी डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो ये पूरा पॉइंट हो गया। मतलब इसमें मेन पॉइंट ये हो गया, एक बार फटाफट बता रहा हूं। सबसे पहले कोई भी कंपनी पब्लिक को अलॉटमेंट करना चाहेगी तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, एप्लीकेशन मनी मिलना चाहिए। एप्लीकेशन मनी कितना होगा, तो 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू और अदर परसेंट, ठीक है, एज में बी प्रिस्क्राइब। फिर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इशू करने के, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के 30 दिन के अंदर नहीं मिल पाया तो क्या करना पड़ेगा, जिस दिन आपका इशू क्लोज हो रहा है उसके 15 दिन में पैसे वापस करो। अगर आप नहीं कर पाओगे तो 15% ब्याज के साथ डायरेक्टर को पे करना पड़ेगा, एंड द डायरेक्टर आर लायबल जॉइंटली एज वेल एज सेवरली। और चौथा नंबर का पॉइंट हो गया, अलॉटमेंट करने के 30 दिन के अंदर आपको पास 3 फॉर्म आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन नंबर 40 के ऊपर बात करते हैं। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में डील करने के बारे में। भाई हमको एक बात तो मालूम है, अगर कोई कंपनी पब्लिक ऑफर में जाती है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्या बोला, एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलता है, पब्लिक ऑफर के पहले, मतलब एक बात क्लियर हो गई, प्राइवेट प्लेसमेंट में स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कंपनी पब्लिक ऑफर में जाती है तो पब्लिक ऑफर के पहले, पब्लिक ऑफर करने के पहले आपको कम से कम अप्लाई करना पड़ेगा एक या एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में।
आप एक में भी कर सकते हो, दो में भी कर सकते हो, तीन में भी कर सकते हो, एंड ऑब्टेन परमिशन। और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से आपको परमिशन भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप पब्लिक ऑफर में जाना चाहते हो ना, तो पब्लिक ऑफर में जाने के पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि अब वो एक या एक से ज्यादा हो सकता है, और उनकी परमिशन ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक पॉइंट क्या लिखा है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया किसी स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको आपका जो प्रोस्पेक्टस आप पब्लिक को दोगे ना, तो उसमें आपको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के नाम बताना पड़ेगा जहां जहां पे आपके शेयर डील होने वाले हैं, जहां पे आपके शेयर खरीदे बेचने होने वाले हैं। अब एक सवाल यहां पे ये आता है, मान लीजिए एक कंपनी ने एनएसई और बीएसई ये दोनों जगह अप्लाई कर दिया, तब क्या होगा? तो उस केस में ये बोलता है ना कि परमिशन भी ऑब्टेन करना पड़ेगा, तो कितने से, कोई एक से कि दोनों से? आंसर है यहां पे दोनों से। आपने जहां जहां अप्लाई किया है सबसे परमिशन आपको मिलना चाहिए। अगर किसी एक ने भी परमिशन देने से मना कर दिया तो ध्यान रखना आप अलॉटमेंट नहीं कर पाओगे, आगे लॉ में पढ़ेंगे अपन। चलिए तीसरे नंबर के ऊपर बात करते हैं। अब तीसरा लॉ क्या बोलता है कि आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, लोग आपको एप्लीकेशन मनी देंगे, तो जो एप्लीकेशन मनी आपके पास मिल रही है इसको आपको शेड्यूल्ड बैंक में जमा करना पड़ेगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में, ठीक है। और ये तो हम पढ़ चुके हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट का जो लॉ है ना वो सेम टू सेम है। फिर ये जो आपने पैसा शेड्यूल बैंक में रखा ना, उनको यूटिलाइज केवल दो जगह कर पाएंगे। कौन कौन सी दो जगह? पहला, एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट। मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया तो उसके बाद कंपनी उन पैसों को इस्तेमाल कर पाएगी। और अलॉटमेंट कंपनी कर पाएगी कब? कर पाएगी जब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्ट कर दिया, परमिट कर दिया, क्योंकि अगर उसने मना कर दिया तो अलॉट ही नहीं कर पाओगे। फिर सेकंड नंबर है रिपेमेंट इफ अनेबल टू अलॉट। मतलब अगर कंपनी किसी भी वजह से अलॉटमेंट नहीं कर पा रही है तो उस केस में पूरे के पूरे पैसे आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के एक बात क्लियर है, आपका जो भी एप्लीकेशन मनी पब्लिक का रहा है ना, उसको कंपनी यूज नहीं कर पाएगी, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगी। हाँ, अगर कंपनी अलॉटमेंट सक्सेसफुली कर लेती है तब आप उन पैसों को निकाल पाओगे, और अगर कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर पाती है तो उन पैसों को उसी अकाउंट से आप पैसे वापस कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ भी लिखा कि हमारे ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, हम लिस्टिंग के लिए नहीं जाएंगे, या हम पैसों को यूज कर लेंगे पहले ही, सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा नहीं करेंगे, मतलब 40 में जो लॉ दिया ना उसके अगेंस्ट में अगर आपने कुछ भी लिखा, कुछ भी प्रोस्पेक्टस में लिखा, तो उस केस में वो कंडीशन वॉइड होगी, क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट में होगी। याद कीजिएगा, सेक्शन नंबर 6 जो ये बोलता है, वहां पे मैंने आपको बताया भी था, आर्टिकल में मैंने आपको रिवाइज कराया था, एक्ट वर्सेस राम। इसका मतलब क्या हुआ, एक्ट में कुछ और लिखा है, कंपनी ने जो रिजोल्यूशन पास किया, जो एग्रीमेंट किया, जो आर्टिकल है, जो एमओयू, उसमें कोई और बात लिख दिया, तो उस केस में एक्ट प्रिवेल करता है। तो ये जो बातें जो ऊपर में दी ना, ये कंपलसरी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। पांचवा नंबर पेनल्टी सर आप कर लेना। 6 नंबर देखिए, कमीशन। मतलब पब्लिक ऑफर में जा रहे हैं तो क्या कंपनी किसी को कमीशन दे सकती है क्या? आंसर है यस। और कंपनी जिनको कमीशन देती है उसको क्या बोलते हैं? अंडरराइटर। मतलब आखिरी पॉइंट सेक्शन 40 का ये बोलता है कि कंपनी चाहे तो कमीशन पे कर सकती है, ठीक है, रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब कमीशन दे सकते हो, लेकिन कमीशन के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला होगा उसको मानना पड़ेगा। और एक खास बात क्या है, ये जो कमीशन आप पे करते हो वो कैश में भी कर सकते हो, काइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। काइंड मतलब क्या हुआ भाई, फ्लैट दे दिया हमने, अपने अंडरराइटर जो है, जो जिसको कमीशन पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंडरराइटर। भाई वो गारंटी देता है ना कंपनी को कि अगर शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदे तो मैं खरीद लूंगा, तो बदले में तो कुछ तो कमीशन लेगा ना। तो जो कमीशन है वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। तो ये पूरी बातें हो गई सर सेक्शन नंबर 40 का। एक बार हेडिंग हेडिंग देख लो क्या लिखा है। सबसे पहले आपको, आप पब्लिक ऑफरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में, और जितनी जगह अप्लाई करोगे सबसे परमिशन मिलना चाहिए आपको। सेकंड नंबर में बात किया कि जो प्रोस्पेक्टस आप इशू करोगे उसमें रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के नाम बताइए कि हमारी शेयर, हमारी जो सिक्योरिटीज है वो यहाँ पे डील होंगी। जो भी पैसा मिला उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखो, और वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर पाओगे या रीपेमेंट के लिए काम आएगा। अगर आपने ऐसी कोई भी कंडीशन लिखा जो लॉ के अगेंस्ट में, तो आपका वो कंडीशन वॉइड होगा, और कंपनी अंडरराइटर को कमीशन पे कर सकता है एज पर रूल। अब कमीशन के ऊपर जो रूल है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी रूल क्या देखो, अगर कोई कंपनी अंडरराइटर को कमीशन पे करना चाहती है करे, लेकिन कुछ कंडीशन है। सबसे पहले बोला आपके आर्टिकल में ऑथराइजेशन होना चाहिए, मतलब कंपनी के आर्टिकल में साफ साफ ये लिखा होना चाहिए कि हमारी कंपनी अंडरराइटर को कमीशन दे सकती है। दूसरा नंबर, ये जो कंपनी पे करेगा कमीशन वो कहां कहां से करेगा? दो जगह से कर सकता है, आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ इशू। मतलब क्या हुआ सर, मान लीजिए आपका जो शेयर है, शेयर से आपको 10 करोड़ का पैसा है, उससे कमीशन दे दो, या प्रॉफिट में से दे दो, या दोनों में से अलाउड है।
मतलब आप कमीशन तो देना चाहते हैं, दो जगह से दे सकते हैं। आपको जो पेमेंट करना है, जो कमीशन, जो इशू का पैसा है उसमें से दे दो, या कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है उसमें से दे सकते हो, या दोनों में से मिक्स करके दे सकते हो। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन कि अंडरराइटर को जो हम कमीशन देते हो मैक्सिमम क्या होगा। तो यहां पे लॉ में एक लिमिट दी हुई है, वो लिमिट क्या देखो, कमीशन का रेट ये जो हम पढ़ने वाले हैं इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट दी हुई है सर। अभी मैक्सिमम लिमिट किसके किसके बारे में, शेयर्स के बारे में अलग है, डिबेंचर के बारे में अलग है। अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है और उसके लिए अंडरराइटर को कमीशन देना चाहते हैं तो लिमिट अलग है। डिबेंचर इशू करना चाहते हैं उसके लिए अगर आप अंडरराइटर अपॉइंट करना चाहते हैं उसका कमीशन अलग है। अभी कमीशन का रेट देखो क्या लिखा है, पहला बोला इशू प्राइस का 5%। अगर शेयर्स है, अगर शेयर है तो जो इशू प्राइस है उसका 5%, या रेट गिवन इन आर्टिकल, आर्टिकल में जो रेट दिया है विच एवर इज लोअर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार वापस से देखो, अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो कमीशन कितना दे पाएगी, 5% मैक्सिमम। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इशू प्राइस का 5%, या आर्टिकल में जो रेट दिया है इन दोनों में जो भी कम है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ सर, एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी ने ये बोला कि अंडरराइटर को, जैसे आर्टिकल में लिख दिया कंपनी ने कि हम अंडरराइटर को 4% का कमीशन देंगे, करेक्ट। तो और ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 4% तक का कमीशन दे सकते हैं। अभी मान लीजिए कंपनी ने मिस्टर एक्स को अंडरराइटर अपॉइंट किया, तो अब दो केस लेता हूं। पहला केस, कंपनी ने उसको बोला कि हम 3% का कमीशन देंगे, ये सही है कि नहीं है। और दूसरा, कंपनी ने उसको बोला कि हम आपको 4.5% का कमीशन देंगे, ये सही है कि नहीं है। ये दो बातें करते हैं अपन। पहले के ऊपर बात करते हैं, मैक्सिमम क्या बोलता है सर, कमीशन कितना होना चाहिए, 5%। तो 5%, और दूसरा क्या लिखा है, रेट गिवन इन आर्टिकल, तो आर्टिकल में कितना लिखा है, 4%। ठीक है, तो ये दोनों को कंपेयर करके विच एवर इज लोअर, तो दोनों में कम कितना आ रहा है, 4%। तो क्या बोल रहा है, 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कंपनी ने कितना दिया, 3%, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड केस में कंपनी ने कितना दे दिया, 4.5%, ये बिल्कुल गलत है। तो ये इसका मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं, डिबेंचर। डिबेंचर के केस में लॉ ये बोलता है कि आपका जो कमीशन का रेट क्या होगा, 5% को घटा के यहां पे कर दिया आधा, 2.5%। मतलब इशू प्राइस, ध्यान रखना नॉमिनल वैल्यू नहीं है सर, इशू प्राइस है। तो इशू प्राइस का 2.5% और रेट गिवन इन आर्टिकल विच एवर इज लोअर। तो ये लैंग्वेज ध्यान रखिएगा। एक बार मैं वापस से बोलना चाहूंगा, अंडरराइटर को कमीशन कितना मिल पाएगा, द कमीशन शैल नॉट एक्सीड, पहले ये बोला द कमीशन शैल नॉट एक्सीड कितना, इन केस ऑफ शेयर 5% ऑफ इशू प्राइस और रेट गिवन इन आर्टिकल विच एवर इज लोअर। और डिवेंचर में क्या बोला, 2.5% ऑफ इशू प्राइस और रेट गिवन इन आर्टिकल विच एवर इज लोअर। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते, नो कमीशन, कंपनी कमीशन कब दे ही नहीं पाएगी, नॉट ऑफर टू पब्लिक। सीधी बात है सर, अगर आप अपने सिक्योरिटी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू करना चाहते हैं तो अंडरराइटर को कमीशन नहीं दे सकते। अंडरराइटर को कमीशन केवल कब कर पाओगे, दे पाएंगे जब आपका पब्लिक ऑफर होगा। अगला पॉइंट, डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, मतलब आप जो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, उसमें अंडरराइटर के बारे में जो भी कंपनी ने कॉन्टेक्ट बना होगा, भाई अंडरराइटर के साथ कंपनी कॉन्टेक्ट बनाती है तो उसके बारे में, अंडरराइटर के बारे में क्या क्या बातें आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा। उसका नाम क्या है, आप कमीशन कितना दे रहे हैं या कितना अमाउंट हो रहा है, ठीक है, कितना सिक्योरिटीज के लिए वो अंडरराइट करने के लिए तैयार है। मतलब अंडरराइटिंग के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पब्लिक को देना पड़ेगा। अंडरराइटर के नाम बताना पड़ेगा, कितना कमीशन दे रहे हैं, रेट या अमाउंट एज द केस में भी, और कितना सिक्योरिटीज के लिए अंडरराइटर बनाए, ये सारी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। और आखिरी पॉइंट है, जब आप प्रॉस्पेक्टस की कॉपी आरओसी को फाइल करते हो ना, तो उसी के साथ अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। हमको एक बात मालूम है सर कि प्रॉस्पेक्टस अकेला फाइल नहीं होता, प्रॉस्पेक्टस के साथ सर्टेन डॉक्यूमेंट साथ में लगाने पड़ते हैं, तो अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के 6 बातें आपको रूल में दी हुई है कमीशन के ऊपर। एक बार बोलना चाहूंगा, आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए, आप कमीशन देंगे किस में से, या तो प्रोसीड्स से, मतलब शेयर इशू करके जो पैसा आ रहा है उससे, या प्रॉफिट से, या दोनों से। कमीशन का मैक्सिमम रेट आपको दे दिया, शेयर में 5% ऑफ इश्यू प्राइस और रेट गिवन इन आर्टिकल विच एवर इज लोअर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिबेंचर में आधा कर दिया। पब्लिक ऑफर होगा तभी आप दे पाएंगे अंडरराइटिंग कमीशन, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। प्रोस्पेक्टस में आपको अंडरराइटर के बारे में डिटेल देना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट है, अंडरराइटिंग के जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको प्रोस्पेक्टस के साथ आपको फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है इररेगुलर अलॉटमेंट। तो इसके बारे में कोई अलग से प्रोविजन नहीं दिया है सर, अब ये नाम से क्लियर है। इररेगुलर अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो अपना चैप्टर 3 है, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, इसमें बहुत सारे नियम कानून बनाए गए रिगार्डिंग अलॉटमेंट।
अगर कंपनी ने उनमें कोई भी लॉ को वॉयलेट किया ना, तो ये माना जाएगा कि आपका जो अलॉटमेंट है वो अलॉटमेंट इरेगुलर है, और जो इरेगुलर अलॉटमेंट होगा तो फाइन भी लगेगा और वो वैलिड नहीं होता। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहां पे मेन क्या बोलता है कि कब इरेगुलर माना जाएगा, अगर कंपनी ने वॉलेशन किया है, कंट्रावेंशन किया है किसका, 23, 26, 39, 40, मतलब मेनली 4 सेक्शन को फोकस किया है। अगर कोई कंपनी ने इन 4 में कोई भी सेक्शन का वॉल्यूशन किया होगा और अलॉटमेंट कर दिया, तो उस केस में उस अलॉटमेंट को इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा। अब क्या क्या लिखा देखो, सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस आपने इशू नहीं किया, आपको ध्यान होगा 23 जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई कंपनी अगर पब्लिक ऑफर में जाती है तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। तो बिना प्रोस्पेक्टस इशू के आप पब्लिक ऑफर में चले गए और आपने अलॉटमेंट कर दिया तो इरेगुलर अलॉटमेंट होगा। सेकंड नंबर है सेक्शन 26 में आपको प्रोस्पेक्टस के कंटेंट बताए गए और वहां पे लिखा है कि सेबी बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके। तो प्रोस्पेक्टस में जो आपको बातें बतानी चाहिए थी वो आपने नहीं बताया, तो वो गलत है प्रोस्पेक्टस, या मैं बोल सकता हूं आपका प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग है। तो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस में अगर आप अलॉटमेंट करोगे तो वो आपका अलॉटमेंट इरेगुलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप प्रोस्पेक्टस जब पब्लिक को देते हैं उसके पहले उसकी कॉपी आरओसी को फाइल करनी पड़ती है, तो आपने आरओसी को बिना फाइल किए आपने पब्लिक को दे दिया और अलॉटमेंट कर दिया तो इरेगुलर अलॉटमेंट है। इसके बाद आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला 39 में और अलॉटमेंट कर दिया तो इरेगुलर अलॉटमेंट है। आपको मिनिमम एप्लीकेशन मनी नहीं मिला, जो हमने पढ़ा था कि 25% ऑफ इशू प्राइस सेबी के हिसाब से होना चाहिए, वो नहीं मिला, आपने अलॉटमेंट उससे कम पैसा मंगा लिया तो भी अलॉटमेंट इरेगुलर है। और अगर आपको सेक्शन 40 में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्टिंग के लिए परमिशन नहीं दिया और उसके बावजूद भी आपने अलॉटमेंट कर दिया तो आपका अलॉटमेंट इरेगुलर है। तो 23, 26, 39, 40, 23, 26, 39, 40 ये 4 में कोई भी सेक्शन का वॉलेट करके अलॉटमेंट करोगे तो अलॉटमेंट विल बी इरेगुलर अलॉटमेंट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम के लिए। पेनल्टी वैसे तो मैं बोलता हूं ज्यादा मत ध्यान दो, पर ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर इरेगुलर अलॉटमेंट है तो क्या क्या इफेक्ट होगा। अगर 26 का कंट्रावेंशन हुआ, भाई 3 सेक्शन है 26, 39, 40, 23 तो बेसिक बात है, तो अगर आपने 26 का वॉल्यूशन किया तो पेनल्टी कितनी है, कंपनी के ऊपर 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक। जो पर्सन को इस बात का नॉलेज है ना, तो उनको 50,000 रुपए से 3 लाख तक, मतलब कुल मिला के दोनों को पेनल्टी सेम है, कंपनी के ऊपर 50,000 से 3 लाख और नोइंगली पर्सन को 50,000 रुपए से लेके 3 लाख, अगर आपने सेक्शन 26 का कंट्रावेंशन किया। अगला पॉइंट है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन को आपने टाइम में वापस नहीं किया और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं किया जो कि 39 में रिक्वायर्ड है, तो उस केस में कंपनी प्लस ऑफिसर्स के ऊपर 1,000 रुपए हर दिन का फाइन लगेगा। जैसे मान लीजिए आपको बोलता था कि 30 दिन में फाइल करो, लेकिन आपने 30 दिन में फाइल नहीं किया, आपने 40 दिन में फाइल किया रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, तो 10 दिन डिले किया ना, तो हर दिन आपके ऊपर 1,000 रुपए का फाइन लगेगा और 1 लाख रुपए विच एवर इज लोअर, मतलब विच एवर इज लोअर मतलब आपने अगर 10 दिन डिफॉल्ट किया तो 10,000 हो रहा है 1,000 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 या 1 लाख, मतलब मैक्सिमम फाइन कितना लग सकता है 1 लाख रुपए 39 में। और अगर स्टॉक एक्सचेंज ने आपको अलॉटमेंट अप्रूवल नहीं दिया, ठीक है, फिर भी आपने अलॉटमेंट वगैरह कर दिया, तो उस केस में 5 लाख से लेके 50 लाख तक का फाइन है, 5 लाख से लेके 50 लाख तक का। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनको जेल हो सकती है 1 साल तक की, या इनके ऊपर 50,000 से लेके 3 लाख तक का फाइन होगा। तो ये आपको बेसिकली याद करना है सेक्शन 40। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये जो अलॉटमेंट का जो रिटर्न है, ये देखिए यहां पे हमने क्या बात किया, जो अलॉटमेंट का जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है ये हमको फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर, लेकिन ध्यान रखिएगा जो प्राइवेट प्लेसमेंट का जो हमने लॉ पढ़ा था ना सेक्शन नंबर 42, वहां पे आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है 15 डेज के अंदर। तो ये कंपैरिजन ध्यान रखिएगा, यहां पे 30 दिन का टाइम है और वहां पे है 15 डेज का। तो इसके साथ आपका अलॉटमेंट का टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।